फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रोथ मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हां साथियों, सीटेट जुलाई 2023 के लिए आज हम अपनी इस क्लास में कवर करेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस को। उसी क्रम में आज हमारा इसमें टॉपिक होगा कृषि एवं फसल। जी हाँ, ईवीएस की बुक में कृषि एवं फसल या ईवीएस के सिलेबस में इस टॉपिक को शामिल किया गया है, तो इसको हम डिटेल में अपनी इस क्लास में जानने वाले हैं। लेकिन साथियों, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें चीज़ें बहुत सारी जाननी है, इसलिए हम इस टॉपिक को अपना कवर करेंगे 2 क्लासेस में। तो आज हमारी 11वीं क्लास है, जिसमें इसका पार्ट 1 होगा, और अगली इसकी क्लास में क्लास जो 12 या 12वीं क्लास होगी उसमें इसका पार्ट 2 होगा। तो चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ बिना किसी देरी के। कृषि एवं फसल यानी कि एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स, जिसमें कि इस टॉपिक में ईवीएस में हमारे कुछ फैक्ट्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की हम अपनी इस क्लास में उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, कृषि एवं फसल एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स के संदर्भ में हम चर्चा करें तो साथियों, जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जी हाँ साथियों, जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल उगाता है, शाक या सब्जियां या फल सब्जियां उगाता है, फूलों को उगाता है, या उपरोक्त क्रियाओं के साथ साथ पशुओं को पालता है। जी हाँ साथियों, कृषि से मतलब हमारा कहीं ना कहीं जाता है कि सिर्फ खेतीबाड़ी यानी कि पौधों से। लेकिन साथियों, एक बात महत्वपूर्ण याद रखने योग्य यह भी है कि कृषि के संदर्भ में पशुओं को भी पालना शामिल किया जाता है। तो साथियों, जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल उगाता है, फल सब्जियां उगाता है, फूलों को उगाता है, उपरोक्त क्रियाओं के साथ साथ पशुओं को पालता है, तो ये समस्त क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कृषि कहलाती है। कृषि साथियों एक प्राथमिक क्रिया है या पहला काम है, क्योंकि हमारा भारत देश भी एक कृषि प्रधान देश है। जी हाँ साथियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो उसी आधार पर हम बात करें तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर, जी हाँ साथियों, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं हेतु उत्पादन करता है। और साथियों, पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं, ये सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। और जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उनसे प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें मिट्टी में उगाना पड़ता है। तो हमारे 2 शब्द थे, कृषि एवं फसल। तो कृषि किसे कहते हैं? जब हम भोज्य पदार्थ आदि आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जब फल फूल उगाना ऐसी क्रियाएं करते हैं और साथ में जानवर आदि को भी पालते हैं, तो उसको कृषि कहा जाता है। और फसल कहा जाता है जब एक ही किस्म के पौधे को हम बड़े पैमाने पर उगाते हैं, बहुत सारे एक साथ उगाते हैं, तो उसे फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। तो ये कृषि एवं फसल का इंट्रोडक्शन रहा कि ये क्या होता है। अब इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हमने कृषि की बात की है तो हमें जो आवश्यक होगा, सबसे महत्वपूर्ण और पहला कार्य है यह जानना कृषि पद्धतियां। जी हाँ, जो कृषि की अपनी टेक्निक्स हैं, पद्धतियां हैं, यानी कि किस प्रकार से किस क्रम में इस काम को किया जाता है। तो चलते हैं उसी की ओर। तो साथियों, कृषि पद्धतियां फसल उगाने के लिए मनुष्य या जैसे आप किसान कह देते हैं को कई चरण अपनाने पड़ते हैं। जी हाँ साथियों, कृषि इतना आसान भी काम नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनको ध्यान में रखकर क्रम के अनुसार उनको करना होता है। और किसी भी एक क्रम में कोई भी अगर गलती रह जाती है तो हमारी पिछली और मेहनत जो है वो सब बेकार हो जाती है और आगे के लिए हमारा कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है इन चरणों को जानना और इनको बहुत अच्छे से फॉलो करना। तो इन चरणों को ही हम क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियां कहते हैं। देख रहे हैं आप, आपके सामने फसल है, बाजरे का खेत है, बाजरे खड़े हुए हैं। चलिए साथ, तो उस क्रम में अगर हम बात करें जो कृषि पद्धतियां हैं, तो उसमें जो मेन कुछ स्टेप्स हैं, लगभग उनको हम साधारण तौर पर माने तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 स्टेप्स माने जाते हैं, जिनमें क्रम से अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसी भी फसल को उगाने से पहले कोई भी कृषि संबंधी इस प्रकार का काम करने के लिए
पहला स्टेप है मिट्टी तैयार करना, या जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जुताई करना। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है बुआई करना, यानी कि बीजों को बोना। तीसरा स्टेप है उसमें फिर खाद या उर्वरक पदार्थ देना जिससे उसको पोषण मिल सके। चौथा स्टेप है सिंचाई करना, यानी कि उसको जल उपलब्ध कराना। फिर होता है खरपतवार और कीटों से सुरक्षा। जब हमारी फसल तैयार होने लगती है तो उसमें कुछ अन्य पौधे भी उत्पन्न होने लगते हैं जिनको हमने बोया नहीं है, या फिर वो उनके पोषण को खा सकते हैं जो हमारी मुख्य फसल या पौधे हैं, और कुछ कीट आदि लग जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए फिर हमारा स्टेप होता है खरपतवार और कीटों से सुरक्षा। फिर उसके बाद जब फसल हमारी तैयार हो जाती है तो हम उसकी कटाई करते हैं, और फिर क्योंकि फसल को तुरंत तो इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर उसको संभाल के रखना आवश्यक होता है, तो उसके लिए प्रोसेसिंग होती है। अंतिम स्टेप होता है भंडारण करना। तो साथियों यही सातों स्टेप्स को पर्टिकुलर एक एक करके अच्छे से चर्चा करेंगे, ना कि सिर्फ इनके खाली नाम जानकर ही अपना काम खत्म करने वाले हैं। तो चलते हैं इनके सभी जो चरण हैं एक एक की तरफ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझने के लिए। चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो पहला स्टेप जैसा कि मैंने आपको बताया, मिट्टी तैयार करना या जुताई करना। तो ये क्या होता है साथियों, यह पद्धति सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति है। जी हाँ, ये पहला स्टेप है जिसे आप कहते हैं कृषि या फसल के संदर्भ में तो पहला स्टेप है। तो इसलिए इस दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में मिट्टी को पोला या भुरभुरा बनाया जाता है, अर्थात जो हमारा खेत होता है, जो उसकी मिट्टी होती है वो थोड़ी सी ठोस हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको भुरभुरा या पोला बनाया जाता है। अर्थात उस मिट्टी के जो अणु हैं जो टाइटली पैक्ड हो गए हैं उनको थोड़ा सॉफ्ट किया जाता है। जी हाँ साथियों, तो उसी प्रक्रिया को मिट्टी तैयार करना है जुताई कहते हैं, ताकि मिट्टी के अंदर मौजूद पोषक पदार्थ ऊपर आ जाएं और पौधे उनका उपयोग कर अच्छी फसल दे सकें। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मिट्टी तैयार करना है जुताई, जैसे कि पहले पुराने समय में हल द्वारा किया जाता था जिसमें मानव खुद लगकर और बैलों का सहारा लेते हुए इस क्रिया को करता था। वर्तमान में ट्रैक्टर आदि और बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जिनके द्वारा इन्हीं प्रोसेस को किया जाता है। तो पहला स्टेप मिट्टी तैयार करना या जुताई, और इस प्रोसेस को करने के लिए आजकल और भी चीजें आ गई हैं, जैसे कि इस प्रक्रिया को हल से पहले करते थे, फिर कुदाल, और अब वर्तमान में जो ट्रैक्टर में लगाया जाता है कल्टीवेटर। जी हाँ साथियों, ये सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बताया जा रहा है, याद रखना आवश्यक तौर पर सीटेट इनमें से क्वेश्चन पूछता है, और पर्टिकुलर इन नाम के साथ, इन वर्ड्स के साथ क्वेश्चन पूछता है। और सीटेट की एक और बड़ी विशेषता है कि ये कूट में क्वेश्चन पूछता है, और जब कूट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो साथियों याद रखेंगे कि बहुत बारीक बारीक बिंदुएं भी इसमें शामिल होते हैं, उनको हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। बिल्कुल हमें उनको ध्यान में रखकर ही पढ़कर जाना आवश्यक है, वरना या अन्यथा हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो साथियों इस पहले स्टेप में, इस प्रक्रिया में हल से, कुदाल से या फिर कल्टीवेटर से भी इस काम को किया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ट्रैक्टर के पीछे जो जोड़े जाते हैं इनको हम कल्टीवेटर के नाम से जानते हैं, जो हमारी फसल से संबंधित पहली क्रिया जुताई के लिए रेस्पॉन्सिबल या उसमें सहायक होते हैं। उसी क्रम में साथियों इसके बाद अपना दूसरा स्टेप आता है बुआई का। जी हाँ साथियों, बुआई। तो बुआई के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया। जी हाँ साथियों, जब खेत को जोत दिया जाता है तो उसमें मिट्टी में बीज को बोया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। बीजों के बीच में न्यूनतम निश्चित दूरी होनी चाहिए ताकि सभी बीजों को समान रूप से सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और पानी मिल सके। तो आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट साइड में पिक्चर है ये पैडी यानी कि चावल से संबंधित है, धान उत्पादन से संबंधित पौधा यानी कि बुआई की जा रही है। और ये एक और है, ये इसमें पता नहीं कौन सा बीज है क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि चावल के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशल प्रोसेस है जिसको हम आसानी से समझ पाते हैं या महसूस कर पाते हैं, चित्र को देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें हाथ से बोते हैं, ट्रैक्टर के भी भिन्न भिन्न प्रकार से इन बीजों की बुआई की जाती है। जो जुताई के बाद इनको क्यारियां बना दी जाती हैं और उन निश्चित क्यारियों में इन बीजों को बोया जाता है। और ध्यान रहे साथियों, इस प्रकार से इनकी बुआई होनी चाहिए कि एक बीज और दूसरे बीज यानी कि जब बाद में अंकुरण होकर इनमें पौधा बनेगा तो उनमें एक निश्चित दूरी होनी चाहिए ताकि उनको समान रूप से या पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और पानी मिल सके।
किसान अच्छी गुणवत्ता और अधिक उपज देने वाले बीज जैसे औजार या सीड ड्रिल की सहायता से बोते हैं। जी हाँ साथियों, तो जो किसान है वो अच्छी उपज हो, ठीक से उपज हो, प्रॉपर बीजों का क्रम ठीक हो, दूरी क्रम सब कुछ ठीक हो, इसके लिए आज के आधुनिक समय में, वर्तमान समय में इसके लिए कीप और सीड ड्रिल ऐसी आदि मशीनों का प्रयोग करके भी बीज बोने की प्रक्रिया करते हैं। जैसा कि आप साथियों इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो ऊपर इसमें एक आकृति है जिसमें बीजों को भर दिया जाता है, एक बर्तन या पात्र जैसा दिया है, और धीरे धीरे ये नलियों से होते हुए नीचे जो कि यहाँ पर गड्ढा करते हुए जमीन में चलते हैं और वहां पर बीजों को छोड़ते हुए चलते हैं। इस प्रकार से एक क्रम में, निश्चित क्रम में, निश्चित दूरी पर बीज बोने की प्रक्रिया होती है और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो इसके संदर्भ में, बीज बुआई के संदर्भ में सीड ड्रिल या कीप जैसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ साथियों फिर अगला स्टेप होता है कृषि या फसल के संदर्भ में खाद या उर्वरक देना। जी हाँ साथियों, हमने मिट्टी को भुरभुरा बना दिया, उसमें बीज बो दिए, लेकिन मिट्टी में कुछ पोषक तत्व होते हैं, कुछ कमी भी हो सकती है, तो उन फसल को, पर्टिकुलर फसल को निम्न भिन्न प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के उर्वरक या ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जो उनको पोषण उपलब्ध करा सके, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिमांड अलग होती है, क्योंकि सबके अपने अपने पोषण के तत्व अलग अलग हैं। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए तीसरा स्टेप होता है उनको खाद या उर्वरक देना। यह साथियों, जब खाद लगातार उगाने से मिट्टी में जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जब एक ही स्थान पर बार बार फसल बोई जाती है तो धीरे धीरे उस मिट्टी से जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए उस मिट्टी में खाद और उर्वरक आदि डाले जाते हैं, ताकि इससे हमारी नई फसल को प्रॉपर पोषक तत्व मिल सके। तो उसी के संदर्भ में साथियों जानेंगे कि खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है। तो साथियों अगर हम खाद की बात करें तो यह एक जैविक या कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से बनती है, जैसे कि गाय भैंस आदि के गोबर आदि से, या उनके जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उनकी बॉडी से जो रिलीज होता है, उनके द्वारा एक कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ तैयार होता है जिसको हम खाद के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी मिट्टी में मिलने के बाद हमारे पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तो साथियों खाद क्या है? तो खाद यह एक जैविक या कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से बनती है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, लोहा और तांबा इत्यादि। ये सभी जो है हमारे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। इन सब की उपस्थिति ऐसे पदार्थों में होगी या जिन पदार्थों में होगी वह हमारे लिए जैविक पदार्थ होंगे और उनको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं खाद। जी हाँ साथी, इसी के साथ जानेंगे उर्वरक क्या होते हैं। तो उर्वरक क्या होते हैं? तो जो हमारे खाद थे वो एक प्रकार से जैविक थे, यानी कि बायोलॉजिकल थे, नेचुरल हैं। उर्वरक जो होते हैं ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। जी हाँ साथियों, जो हमारे उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये भी एक पोषक तत्व ही होते हैं, ठीक है। तो लेकिन कैसे हैं? रासायनिक प्रकृति वाले, केमिकल बेस्ड। तो साथियों इनमें कौन कौन आते हैं? जैसे यूरिया हुआ हमारा, यूरिया, पोटाश और बहु पोषक तत्वीय, जैसे कि एनपीके। एनपीके में कई हमारे पोषक तत्व होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एनपीके का पूरा नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम को साथियों पी से नहीं जाना जाता है, क्योंकि साइंस में या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो एलिमेंट्स हैं उनके अपने नाम दिए गए हैं। तो पी ऑलरेडी फास्फोरस ने ले लिया, तो हमने पोटेशियम को के नाम से जाना है। तो साथियों एनपीके, तो आप कभी कहें कि तो इसमें पी का साउंड आ ही नहीं रहा, या पोटेशियम बोल रहे हैं तो के कैसे हो गया? तो एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो उर्वरक हमारे साथियों रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे कि यूरिया, पोटाश और बहुपोषकीय तत्व जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। साथियों एक और बात आवश्यक है जानने की, जब हम बात करते हैं उर्वरकों की,
तो जो उर्वरक होते हैं इनका ज्यादा प्रयोग करने से भी हमारी मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। अर्थात जब हम किसी मिट्टी में, पर्टिकुलर क्षेत्र में या खेत में जब ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो इससे भी हमें कुछ हानियां होती हैं। अर्थात मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है या काफी कम हो सकती है उनके प्रयोग के आधार पर। एक फसल के बाद जब दूसरी किस्म की फसल लगाने से भी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। साथियों, हाँ, एक और बात है कि जरूरी नहीं है कि पोषक तत्व हमें खाद या उर्वरक प्रयोग करके ही करें। अगर हम एक फसल बोने के बाद दोबारा उस प्रकार की फसल ना बोएं, कुछ भिन्न प्रकार की फसल बोएं, तो भी हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बराबर बनी रहती है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर प्रकार की फसल या अलग अलग फसल के जो पोषक तत्व की डिमांड होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसा करने से भी हमारे फसल की या मिट्टी की जो है उर्वरकता वो बनी रहती है। तो इसका मतलब साथ ही इस बात को कहने से यह है कि हमें हमेशा एक फसल के बाद दूसरी फसल भिन्न प्रकार की बोनी चाहिए। इसी को हम फसल चक्र या फसल चक्रण भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो पोषक तत्व है वो बराबर बने रहते हैं। दाल वाले पौधे जैसे कि लेगुमिनियस, जैसे हम कह देते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जी हाँ साथियों, अक्सर पूछा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो है हमारे ऐसे पौधे होते हैं जो दाल वाले पौधे होते हैं, जिनको हम विज्ञान की भाषा में लेग्यूमिनस फैमिली वाले पौधे बोलते हैं। तो जो लेग्यूमिनस हैं वो मिट्टी में जो है क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अगला स्टेप है साथियों, इसी क्रम में 3 के बाद चौथा स्टेप है सिंचाई। जब आप उर्वरक आदि भी दे देते हैं तो उसके बाद आवश्यकता होती है हमारी फसल में या खेत में या मिट्टी में जल देना। तो विभिन्न अंतराल पर खेत में पानी या जल दिया जाता है, उसी को हम सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। अब साथियों जल कहां से आएगा? तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि हमें अपने खेत में पानी भरना पड़ेगा और वही जो जल है पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा इस पौधों में आ जाता है और बाद में इसी प्रकार से वो उनके अंदर समाहित रहता है और विभिन्न प्रकार की जैसी भी फसल उसे तैयार होती है, फल फूल आदि तैयार होता है, उसमें उसी प्रकार से जल की अमाउंट देखने को मिलती है। तो साथियों पौधों के लिए जल बहुत आवश्यक है क्योंकि खनिजों और उर्वरकों का अवशोषण भी जल द्वारा ही होता है। तो पहला तो साथियों यही है कि हमें पौधे को खुद में जल की जरूरत है। साथियों इसी के साथ जो मिट्टी में हमने उर्वरक खाद आदि मिलाए हैं और जो मिट्टी में पहले से हमारे पोषक तत्व हैं वो सब कैसे लेते हैं पौधे, तो वो जड़ द्वारा जब जल ग्रहण किया जाता है तो वो उसी में जल में घुल जाते हैं और पौधे उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए आवश्यक कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है पौधों के द्वारा जल का अवशोषण करना। इसी प्रोसेस को हम सिंचाई कहते हैं। अगर हम साथियों सिंचाई की और बात करें तो जल के बिना अंकुरण नहीं होता है, यानी कि जब तक पौधे को या मिट्टी में जल नहीं होगा तो बीज में से अंकुरण नहीं होगा, अर्थात नया किल्ला नहीं फूटेगा, उसमें ग्रीन पार्ट नहीं पैदा होगा। जैसा कि आप लेफ्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं, पहले बीज है, फिर हल्का सा आकृति से निकली, फिर धीरे धीरे बड़ी होती चलती है और इस प्रकार से ये पौधे का रूप लेता है। साथियों जब फसल को पाले और गर्म हवा से हमें जो है अपनी फसल को पाले और गर्म हवा से भी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा जो पौधों का जल है वो सूख जाता है या मिट्टी का जल सूख जाता है, जिससे पौधों को भरपूर मात्रा में जल नहीं मिल पाता और फसल के नुकसान होने के या फसल के ठीक प्रकार से विकसित ना होने के चांसेस बन जाते हैं। साथियों जल का अवशोषण पौधों के द्वारा जड़ों के माध्यम से होता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और साथियों आप देख रहे हैं पिक्चर में ट्यूबवेल चल रही है। ट्यूबवेल क्या करती है? हमारे खेतों में जल पहुंचाने का काम करती है। साथियों वही बात करें पौधों के लिए जल की आवश्यकता किन पर निर्भर है, यानी कि जो हम फसल करते हैं, कृषि करते हैं, उसमें पानी हमें कहां से मिलता है। तो पौधों के लिए जल की आवश्यकता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो किस प्रकार से उसको कितना वाटर मिलना चाहिए, किस प्रकार की उसमें जल की अमाउंट की जरूरत है, तो निर्भर करती है हमारी 3 बातों पर कि फसल की किस्म क्या है, कैसी फसल है, जो जलीय पौधा है यानी कि इसमें जो फल तैयार होता है उसमें जल की मात्रा कैसी है, कम है, ज्यादा है,
इन सब चीजों का, फसल की किस्म का जानना आवश्यक है। रबी, खरीफ, जायद हमारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की फसल होती हैं। उनके आधार पर देखा जाता है कि उनको कितना जल उपलब्ध कराना है, मिट्टी का प्रकार कैसा है, यानी मिट्टी जल सोखने वाली है, कम सोखने वाली है, आदि आदि चीजों को ध्यान रखा जाता है। और ऋतु कैसी है, अगर ग्रीष्म ऋतु है तो पानी आधे से ज्यादा तो हमारा वाष्पीकरण ही हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पौधों को जल की आवश्यकता उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए हमारी 3 चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण है ध्यान रखना फसल के संदर्भ में सिंचाई के लिए। तो उसमें फसल की किस्म को ध्यान में रखना पड़ता है, मिट्टी के प्रकार को, और समय की जो ऋतु है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। वही बात करें सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं, तो हमारे साथियों, हमारे भारत में भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग प्रकार से पौधों को जल देने का व्यवस्था की जाती है, सिंचाई की जाती है। जैसे कि कहीं पर नदियों के द्वारा, कहीं पर नहर, क्रम से आप पिक्चर भी इनकी देख पाएंगे, आपके सामने उपलब्ध हैं। तो नदियों के द्वारा, नहर के द्वारा, कुएं, तालाब, जलकूप, यानी कि जिसे आप क्या कह सकते हैं, ट्यूबवेल आदि कह सकते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे देश में भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग अपने खेतों को या फसल को जल उपलब्ध कराते हैं, जिसको हम सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई के स्रोत हैं हमारे नदियां, नहर, कुएं, तालाब, जलकूप आदि। सिंचाई की आधुनिक विधियां, जी हाँ साथियों, सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीटेट में कई बार पूछा भी गया है, क्योंकि हमारी क्लास 5 के एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर शामिल है, उसमें इनको बहुत अच्छे से चर्चा किया गया है। इसलिए आवश्यक हो जाता है सीटेट में, ईवीएस के पोर्शन में इस प्रकार का क्वेश्चन बनने का। इसलिए हमें इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और याद भी करना है। तो सिंचाई की आधुनिक विधियां हमारी मुख्यतः 2 बहुत मानी जाती हैं, जो बहुत ही आधुनिक और बहुत ही इफेक्टिव और बेनिफिशियल विधियां हैं। उन्हीं क्रम में बात करें तो पहली विधि है छिड़काव विधि और दूसरी है टपकन या ड्रिप विधि। छिड़काव और दूसरी है टपकन या ड्रिप। अब इनको थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं ये क्या है। तो साथियों, छिड़काव विधि जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें क्या किया जाता है, खेत में कुछ पाइप्स लगा दी जाती है और उनमें बीच में छेद रहते हैं, और उन छेद में से क्या होता है, फुहारे के रूप में जल निकलता है, जो कि फसलों पर एक प्रकार से छिड़का जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। जितना मैं आपको समझाऊंगा उससे ज्यादा आपको एक बार में इस पिक्चर के माध्यम से ही समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इसमें फसल को जल उपलब्ध कराया जाता है छिड़काव विधि या छिड़काव तंत्र में। तो साथियों, इस विधि के द्वारा पाइपों के द्वारा जल को फुव्वारों के रूप में फसलों पर छिड़का जाता है, जिसके द्वारा उनको जल मिलता है। साथियों, इसके द्वारा जल की जो है वेस्टेज बहुत कम होती है, पानी बहुत कम खराब होता है और लगभग सभी पौधों को जल मिल जाता है। वहीं उसी क्रम में अगली विधि का बात करें तो टपकन विधि या ड्रिप विधि। इसमें साथियों, जो पिछली विधि थी उसमें जो पाइपें थी वो थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठकर थी और उनमें छेद किए गए थे और उनमें फुहारे के रूप में पानी निकल रहा था। लेकिन इसमें जो पाइप है वो जमीन पर बिछाई जाती हैं। जी हाँ साथियों, इस विधि के द्वारा जल को पाइपों के द्वारा बूंद बूंद करके, तो इन पाइपों को जमीन में बिछाते हैं, जमीन पर बिछाते हैं और वहां पर छोटे छोटे छेद होते हैं बहुत बारीक, जिनमें वो पानी एक एक बूंद बूंद करके निकलता है, जिससे एक बूंद गिरती है तो दूसरे बूंद गिरती है, तो कहीं भी इतना मौका नहीं मिलता है कि वो पानी कहीं और जा सके, बह सके या सूख सके। तो वो तुरंत की तुरंत बिल्कुल पौधों की जड़ों में ही वो पानी दिया जाता है और वो भी बूंद बूंद के रूप में। इसके कारण पौधों में के लिए जो सिंचाई के संदर्भ में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है और सीधा पौधों की जड़ों को पानी मिलता है, जो कि सीधा सीधा पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो साथियों, टपकन या ड्रिप विधि जो है हमारे देश में ऐसे स्थानों पर प्रयोग की जाती है जहां पर पानी की बहुत कमी है, तो वहां पर टपकन या ड्रिप विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा जल को पाइपों के द्वारा बूंद बूंद करके पौधों को जल में जड़ों में गिराया जाता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। और साथियों, आप पिक्चर में देख रहे हैं और एक पिक्चर इसमें और जूम करके दिखाई हुई है, जिसमें देख पा रहे होंगे कि कैसे पौधों की जड़ों पर पाइपों के द्वारा एक एक बूंद करके जल गिर रहा है। साथियों, इसी के साथ हमने 4 स्टेप जाने अपने कृषि संबंधी जो चरण है उसमें। अगला स्टेप है स्टेप 5, खरपतवार और कीटों से सुरक्षा। जी हाँ साथियों, हमने अब आपने खरपतवार भी दे दी, पानी भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब समय आता है जो हमने अपनी
खेत में फसल बोई है, बीज बोए हैं, उसके अलावा उसमें कुछ और भी अन्य पौधे अपने आप से उगाने लगते हैं। अर्थात जिनको हमने नहीं बोया है वो फिर भी अपने आप से उगने लगते हैं, जिनको हम अवांछित पौधे भी कह देते हैं। और चूंकि वो अवांछित है, यानी कि जिनको हमने अपनी इच्छा से नहीं बोया है, ना ही हम उनको पसंद करते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि वो हों, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? खरपतवार कहते हैं। जी हाँ साथियों, क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो ये अपने आप उग आते हैं, और जब उग आएंगे तो हमारी जो फसल को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, अब उनमें से थोड़ा थोड़ा ये भी खींचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारी मुख्य फसल है, जो हमने बीज बोया है, उनके पौधों को ना मिलकर के अब वो पोषक तत्व कोई और लेगा। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक होता है कि उनको उस खेत से या फसल से हटा दिया जाए, ताकि उनको अपना पूरा पूरा न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त हो सके। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं खरपतवार या उनको अलग करना। साथ ही इसी बीच दूसरी समस्या होती है, कुछ कीड़े मकोड़े आदि होते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जब पौधे जब बढ़ते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के कीट है, जो उनका भोजन, किसी का पत्ती है, किसी का फूल है, किसी का फल है, तो वो अपना भोजन करने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हमारी फसल को नुकसान होता है। तो आवश्यक हो जाता है कि उनको भी किल किया जाए या उनको भी अपनी फसल से दूर रखा जाए। तो उसी प्रोसेस को खरपतवार और कीटों से सुरक्षा करने के संदर्भ में कहा गया है। तो साथियों, खरपतवार क्या है? खेतों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधे ही हमारे खरपतवार कहलाते हैं। ये पौधे जल, पोषक तत्व आदि को अवशोषित कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, और ये क्या कर देते हैं, हमारी जो मुख्य फसल होती है उसको कमजोर कर देते हैं। जैसे कि साथियों, हमने बहुत सारे, क्या होता है, जो बच्चे अपने घर से बाहर रहते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, तो मम्मी उनकी बड़े प्यार से उनको महावे के, घी के, देसी घी के बना के बढ़िया बढ़िया भिन्न भिन्न बादाम और जो हमारे जो मेवा होते हैं उनसे मिलकर बड़े बड़े अच्छे लड्डू बनाती हैं। और क्या होता है, वहां पर जब वो उन लड्डुओं को लेके जाते हैं, माता तो बनाती है अपने बच्चे के लिए कि वो खाएगा, तंदुरुस्त रहेगा, और उसके यार दोस्त ही क्या करते हैं, उन सारे लड्डुओं आदि को खा जाते हैं और उनको देखने तक को नहीं मिलते, या जितने मिलने चाहिए थे उतने भी नहीं मिल पाते। तो वो कैसा काम करते हैं वहां पर वो दोस्त लोग? खरपतवार का। मिलने तो उनको चाहिए थे, खा गए कोई और। तो वही उसी प्रकार से ये पौधों के संदर्भ में है, ये अवांछित पौधे जो कि उनके जो आवश्यक तत्व हैं, जो उनके हक का भोजन है, उसको छीन लेते हैं, खा लेते हैं और मुख्य फसल को कमजोर कर देते हैं। इन्हें फसल से बाहर निकालना क्या है, बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हमारी कुछ प्रकार है घास आदि के, जो हमारे पौधों में या हमारी फसल में अनावश्यक रूप से या बिना बोए ही उग आते हैं और हमारी मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसी के संदर्भ में आगे भी चर्चा करें तो इनको जुताई करके, उखाड़ कर या काट कर निकाल दिया जाता है, जिसे नराई या निराई के नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, फिर इसी स्टेप में ये तो हमने जान लिया कि खरपतवार इनको हटाना जरूरी है, लेकिन हटाते कैसे हैं कि इनको एक एक पौधे को उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं या काट काट के इनको वहां से निकाल दिया जाता है, जिस प्रोसेस को नराई या निराई कहा जाता है। इनको खत्म करने के लिए एक और चीज भी होती है, एंटीजन 24D जैसे केमिकल्सों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से ये खरपतवार अपने आप नष्ट हो जाते हैं, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो साथियों याद रखेंगे, जो कि हमारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए निराई की जाती है, और इसको खत्म करने के लिए अगर हम बात करें तो कुछ प्रोसेस केमिकल बेस्ड भी है, जिसमें हम एटाजिन 24D का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में साथियों अगला स्टेप है कटाई। जी हाँ, कटाई। जब अब आपने खरपतवार भी हटा दिया, अब धीरे धीरे हमारी फसल बनकर तैयार हो जाएगी, पककर तैयार हो जाएगी, तो फिर हमारा अगला स्टेप होता है कटाई। जी हाँ साथियों, तो फसल के पक जाने पर उसको काटना ही कटाई कहलाता है। फसल के पक जाने पर उसको काटना ही कटाई कहलाता है। सामान्यतः अगर कम फसल है, छोटी फसल है, तो उसको कटाई जो है दरांती के द्वारा कर दी जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और अगर फसल बहुत बड़ी है तो उसको हार्वेस्टर से काटा जाता है। किससे? हार्वेस्टर से काटा जाता है। वही साथियों, फसल कट जाने के बाद उसमें बीज होते हैं या दानों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। जी हाँ साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल तैयार होती है तो उसकी थ्रेसिंग की जाती है। पुराने समय में कैसे करते थे, जैसा कि आप
लेफ्ट वाली पिक्चर में देख रहे हैं कि उन गड्डियों को जो काट करके फसल की तैयार हुई है, उनको किसी स्थान पर कोई वस्तु, डंडा, लकड़ी या बड़ी सी आकृति पर पीट पीट के उनको उसमें से दाने अलग किए जाते थे, जिसको थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग, जो हमारी थ्रेसिंग है, वो फटक फटक कर होती है, लेकिन वर्तमान समय में इसके लिए कुछ मशीनें भी आ गई हैं। तो पहले इसको हाथों से भी किया जाता था, अब भी करते हैं, लेकिन अब थोड़ा कम करते हैं। अब वर्तमान में इसके लिए थ्रेसर कटर मशीनें होती हैं, जो कि एक बार में फसल जो आपकी पककर तैयार हुई है, जिसे गेहूं को ही मान के चलते हैं, तो उसमें आप उसको डालते हैं। एक तरफ से बीज यानी कि दाना निकल आता है, और दूसरी तरफ से जो भी उसके तना या पत्ती वाला भाग है, जो सूखा हुआ भाग है, वो भूसे के रूप में कट कर या छन कर उस दूसरे पार्ट से मशीन के बाहर निकल जाता है। यानी कि एक ही साथ बहुत कम समय में दाने और उससे भूसे को अलग कर लिया जाता है थ्रेसर, कटर आदि की मशीनों की सहायता से। और साथियों, कई बार ये प्रोसेस तो फिर भी थ्रेसर के द्वारा ऐसी रही कि पहले हाथ से व्यक्ति ने काटा और फिर उसके बाद मशीनों से बीजों को, दानों को या उसके भूसों को अलग अलग कर लिया। लेकिन अब कुछ वर्तमान में ऐसी भी आधुनिक मशीनें आ गई हैं जो कहीं भी बड़े बड़े खेतों में कटाई भी करती हैं, और साथ ही साथ जो थ्रेसिंग का भी काम है वो एक ही साथ करती है। अर्थात काटना साथ ही साथ काट के तुरंत की तुरंत उसमें बीजों को अलग करके और भूसे को अलग कर देती हैं। यानी कि वहां तो सिर्फ बीज और भूसा अलग कर रही थी, या दाना या भूसा अलग कर रही थी मशीन, यहाँ पर काट भी साथ ही साथ देती है। यानी कि तीनों ही प्रोसेस एक ही साथ, एक ही समय में, एक ही मशीन के द्वारा हो जाती है। और साथ ही वो ऐसी मशीन को ही क्या कहते हैं? कंबाइन कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यह एक कंबाइन मशीन है जो कि फसल को काट भी रही है और साथ ही साथ उसमें से भूसे और दानों को भी अलग करने का काम कर रही है। तो कंबाइन का काम है फसल की कटाई से संबंधित, और इसके लिए ये आधुनिक समय की, वर्तमान समय की बहुत ही महत्वपूर्ण और एक साथ कई प्रोसेस को बड़े पैमाने की, विशेषकर खेतियों के संदर्भ में, फसल के संबंध में उपयोग में आने वाली एक मशीन है कंबाइन। तो साथियों, इसी क्रम में हमारा अगला है भंडारण। जी हाँ साथियों, भंडारण अंतिम स्टेप और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि फसल साथियों बहुत लंबे समय मेहनत करने के बाद, विभिन्न प्रयास करने के बाद तैयार होकर आती है। और ऐसा नहीं है कि हमारी फसल आई और हमने तुरंत उसको खा लिया, यानी कि हमें उसको लंबे समय तक रखना पड़ता है। सारी चीजें एक साथ प्रयोग नहीं की जा सकती। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको साथ के साथ ही प्रयोग किया जाता है, सीजनल होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कई कई सालों तक प्रयोग की जाती हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि उसका ठीक प्रकार से भंडारण या उसका भी ठीक प्रकार से रख रखाव किया जाए ताकि वो खराब ना हो। तो उसी प्रोसेस को भंडारण कहते हैं। तो साथियों, जो बीज हैं, दाने हैं, उनको अधिक समय तक उपयोग करने के लिए उनको भंडार करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्या दिक्कत हो सकती है इनमें? क्योंकि साथियों, जो बीज होते हैं, दाने होते हैं, इनको चूहे खा जाते हैं, कीट खा जाते हैं, सूक्ष्म जीवी खा जाते हैं या उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो पहले नंबर तो उन्हीं से बचाना है। फिर दूसरा हमारा स्टेप है कि उनको और भी विभिन्न चीजों से बचाया जाए। तो इसमें भंडारण महत्वपूर्ण है। बीजों को इसके लिए पहले सुखाया जाता है ताकि उनमें से नमी हट जाए, जल की मात्रा हट जाए, जिसको हम विज्ञान की भाषा में निर्जलीकरण भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन करना, यानी कि उसमें से नमी या पानी की मात्रा को हटा देना। क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि जो जल अगर किसी भी भोज्य पदार्थ में होता है तो वो बैक्टीरिया को इनवाइट करने का काम करता है, अर्थात उसमें आसानी से बैक्टीरिया जन्म कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं और वो हमारे भोज्य पदार्थों को नष्ट कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि पहले बीजों को सुखाया जाए ताकि उसकी नमी हट जाए, और फिर बीजों को बोरों में बंद करके उनको गोदामों में रखा जाता है। सूक्ष्म जीवी, चूहों, कीटों से रक्षा करने के लिए उनका रासायनिक उपचार भी किया जाता है। कैसे? कि पहले तो आपने इसको सुखा ही लिया, लेकिन आगे और भी चीजें हैं जो दिक्कत कर सकती हैं। तो इसलिए इन बीजों के साथ उसमें जो नीम है, इनकी सूखी पत्तियों को डाल दिया जाता है, या फिर माचिस की तीलियों को भी इसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि इसमें पोटास वगैरह ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण हमारे बैक्टीरिया या ऐसी चीजें उत्पन्न नहीं होते हैं या मर जाते हैं, या उसकी दुर्गंध आदि चीजों की वजह से उसमें आते नहीं है, जिसके कारण हम अपने भोज्य पदार्थ यानी कि जो भी फसल, बीज, दाने आदि हैं उनको खराब होने से बचा सकते हैं।
तो इसके लिए हम नीम की सूखी पत्तियों को रख देते हैं, उसी के साथ डाल देते हैं, या फिर माचिस की तीलियों को भी रख देते हैं। तो साथियों, ये बात रही हमारी फसल के उसके चक्र की फसल की हमारी क्या क्या पद्धतियां हैं, उन्हीं सबको हमने जाना। हमारे कुल 7 स्टेप्स हमने चर्चा किए। अब इसी क्रम में हम अपने अगले बिंदु को जानते हैं, फसल चैप्टर से संबंधित। यदि हम खेत में बार बार एक ही फसल उगाते हैं और उसमें अधिक से अधिक कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा क्या होता है उसकी वजह से कि हमारे खेतों की मृदा जो है वो बंजर हो जाती है, जैसा कि हमने खाद और उर्वरक के संदर्भ में भी जब बात की थी वहां पे चर्चा की थी। तो साथियों, याद रखने योग्य बात है कि हमें एक बार में एक क्षेत्र में या एक ही खेत में एक फसल को बोने के बाद दोबारा उस फसल को पुनः उसी वक्त या अगले क्रम में अगले नंबर पर दोबारा से नहीं बोना है। अर्थात हमें इसमें एक फसल चक्र बनाना है। एक फसल के बाद दूसरी फसल जो है वो भिन्न प्रकार की होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि हमारी जो खेत है उसकी मिट्टी बंजर हो जाएगी। साथ ही साथ दूसरी बात क्या याद रखनी है कि हमें बहुत ज्यादा कीटनाशक और उर्वरकों का भी प्रयोग नहीं करना है। इसके करने से भी हमारी जो खेतों की मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। जो हमने पहले भी थोड़ी सी इस पे चर्चा की थी। तो साथियों, यदि हम खेत में बार बार एक ही फसल उगाते हैं और उसमें अधिक से अधिक कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा करने से खेतों की मृदा बंजर हो जाती है। साथियों, जानेंगे निष्पावन क्या होता है। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो निष्पावन का मतलब होता है विनोइंग। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने बताया था, फसल को काटने के बाद उसमें से दानों को अलग करना, या उसमें अलग भी कर लेते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां, भूसा आदि रह जाता है, तो उसको अलग करने की आवश्यकता होती है। तो दानों से भूसे को अलग करने की विधि को ही निष्पावन कहते हैं। एक तरीका इसका यह है, साधारण वर्तमान में या ग्रामीण स्तर पर घरेलू उपाय या छोटे स्तर पर उपाय है कि इसके लिए क्या करते हैं, इसको छान सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, छलनी वगैरह से छान करके कर सकते हैं, या उससे थोड़ा कम समय लगाना है तो इसके लिए उपाय है कि एक ऊंचे स्थान से या थोड़े से अधिक ऊंचे स्थान से, जमीन से 8 से 10 फुट की ऊंचाई से उन बीजों को फेंका जाए, नीचे की तरफ डाला जाए और उसके सामने एक फैन या पंखा चला दिया जाए, जिससे भूसा उड़ करके आगे गिर जाता है और जो दाने हैं वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो चूंकि भारी हैं तो वो सीधे नीचे गिर जाएंगे, और भूसा हल्का होता है वो उड़ करके आगे जाके गिरेगा, और इसके माध्यम से दानों को भूसे से अलग किया जा सकता है। और इसी प्रोसेस को निष्पावन या छलनी या छानना कहते हैं। साथियों, अगला बिंदु है, इसी टेट में पूछा जाता है, तो ये फैक्ट पॉइंट के रूप में इसको चर्चा करेंगे, जानेंगे। कर्नाटक के बेलवनिका गांव में, जी हां साथियों, कर्नाटक के बेलवनिका गांव में खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए खूंटी का इस्तेमाल करते हैं। जी हां साथियों, याद रखना है, कर्नाटक के बेलवनिका गांव में मिट्टी को नरम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, खूंटी का इस्तेमाल करते हैं। जो इसके हाथ में लगी हुई है वो खूंटी है। कहां इस्तेमाल की जाती है, कर्नाटक के बेलवनिका में। वहीं साथियों, कर्नाटक के बेलवनिका गांव में प्याज और पौधों को अलग करने के लिए इलेगे नामक औजार का प्रयोग किया जाता है। तो अगर पूछा जाए इलेगे किसे कहते हैं, इलेगे किसे कहते हैं, तो यह साथियों प्याज और उस पौधे को अलग करने का एक औजार है, जो कि प्रयोग कहां किया जाता है, कर्नाटक के बेलवनिका गांव में। तो कर्नाटक के बेलवनिका गांव में प्याज और पौधों से या प्याज को पौधों से अलग करने के लिए इलेगे नामक औजार का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी क्रम में साथियों, कर्नाटक के बेलवनिका गांव में खेत में बैल जिस यंत्र को खींचते हैं उसे कुरीगे कहा जाता है। या आपने लगभग देखा होगा, पुराने समय में ऐसे ही प्रयोग करते थे, और इसको पर्टिकुलर कर्नाटक के बेलवनिका गांव में किस नाम से जाना जाता है, कुरीगे के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक के बेलवनिका गांव में खेत में बैल जिस यंत्र को खींचते हैं उसे कुरीगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरीगे कहा जाता है। तो साथियों, इसी के साथ हमने आज की अपनी इस क्लास में कृषि एवं फसल में कुछ पॉइंट्स चर्चा किए, लेकिन हम अपनी क्लास को बहुत ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर ये साथियों थोड़ा सा बड़ा है। तो इसी का अगली क्लास में आपको मिलेगा
कृषि एवं फसल अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी कुछ भी और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक है। इसके लिए आपको हमारी कृषि एवं फसल से संबंधित पार्ट 2 क्लास अटेंड करनी होगी, जिसमें आपको इस चैप्टर के अंतिम और महत्वपूर्ण कुछ खास अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।